मैं डॉक्टर अल्पा मिश्रा कोठारी परिवार और कोठारी कॉलेज की तरफ से डॉक्टर आरती पाल मैम का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार मैम। आज आपको एक दिल की बात बताती हूँ कि आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये हमारे परिवार के सदस्य के साथ ही है जो आप हैं मैम। जी मैम, आज मेरा एक क्वेश्चन है कि कोठारी परिवार में जब आप थी, जी जब आपने यहाँ से बीबीए किया था, जी तब का अनुभव हमसे शेयर करें। जी सर्वप्रथम तो आज यह अत्यंत ही सुखद अनुभूति है कि आज मैं अपने संस्थान में, मातृ संस्थान में यहाँ आप सबके मध्य उपस्थित हूँ। यह वह संस्थान है जिसने न केवल मुझे कॉलेज स्तर पर प्रशिक्षण देने का कार्य किया, अपितु मेरी जो स्कूल की शिक्षा थी उसमें भी इस संस्थान का बहुत योगदान रहा है। इस संस्थान के माध्यम से चलाए जाने वाले जीवन विज्ञान उपक्रम के माध्यम से मुझे स्कूल के समय से ही जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ और योग और जीवन विज्ञान की क्रियाओं को अपने जीवन में समाहित करने का अवसर प्राप्त हुआ। और उसी जीवन विज्ञान उपक्रम के चलते अपनी स्कूल की शिक्षा पूरी सफलता के साथ संपन्न करने के पश्चात मुझे यहाँ पर कॉलेज की शिक्षा, जो मेरा अंडर ग्रेजुएशन था, यूजी प्रोग्राम था, उसके तहत संस्थान में आने का अवसर प्राप्त हुआ। संस्थान में जो मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की वह एक पार्ट है, लेकिन उसके साथ साथ इस संस्थान से मुझे बहुत कुछ मिला। इस संस्थान के माध्यम से मुझे योग और जीवन विज्ञान के माध्यम से कैसे मैं इंदौर शहर के बाहर अपने राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर तक कैसे पहुंच सकती हूँ, उसका रास्ता, उसका मार्ग कोठारी संस्थान के माध्यम से प्राप्त हुआ। मतलब मैम, आप कोई ऐसा एक्सपीरियंस हमसे शेयर करिए कॉलेज का जो आपको इस रास्ते में आगे तक लेकर गया। जी, इसकी शुरुआत वास्तव में मैं बताऊं तो इसकी शुरुआत स्कूल के समय से ही हो चुकी थी। जीवन विज्ञान का यह जो उपक्रम है, क्योंकि हम स्कूल लेवल पर यदि बात करें तो शिक्षा का उद्देश्य केवल और केवल बौद्धिक विकास तक सीमित रह गया है, लेकिन जब जीवन विज्ञान का उपक्रम हमारे स्कूल में शुरू हुआ तो वहां पर हमें यह जानने का अवसर प्राप्त हुआ। इस जीवन विज्ञान उपक्रम को हमारे स्कूल तक लाने का कार्य स्वर्गीय श्री आत्माराम जी तिवारी, और यदि विशाल स्तर पर मैं बात करूं तो आदरणीय श्री सुरेश कोठारी जी, जो हमारे कोठारी कॉलेज संस्थान के आदरणीय सीएमडी भी हैं, और साथ ही साथ आदरणीय श्रीमती साधना कोठारी मैडम भी, जिनका मातृत्व और जीवन विज्ञान को बच्चों तक, हर बच्चे तक ले जाने का कार्य उनकी ये विशाल भावना है। और इस जीवन विज्ञान उपक्रम के माध्यम से हमने यह जाना कि हम जो पढ़ रहे हैं उस पढ़ाई के साथ साथ, या यूं कहूं कि बौद्धिक विकास के साथ साथ भावनात्मक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, यह सब भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं जो मुझे नहीं लगता कि कहीं और सिखाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन कोठारी कॉलेज और इनके माध्यम से संचालित जीवन विज्ञान उपक्रम के माध्यम से यह सारी बातें मुझे जानने को मिली। मैम, एक प्रश्न मेरा ये भी था कि आप जब उस समय यहाँ आती थी, जब आप बीबीए यहाँ से कर रही थी, तब आपका कोठारी कॉलेज ने कैसे हाथ थामा कि आज आप इस मुकाम तक पहुँच गई हैं? मैं सच बताऊं तो मैं तो यहाँ पर आपके सामने बैठी हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ और भी बहुत विद्यार्थी हैं जिनके सपनों को पंख लगाने का कार्य कोठारी संस्थान के माध्यम से हुआ है। और आज सभी विद्यार्थी अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब हम छोटे थे या स्कूल के समय में थे तब हम इतनी विशाल हमारी सोच भी नहीं थी, लेकिन इस संस्थान में आने के पश्चात संस्थान ने न केवल हमें शिक्षा से समर्थ बनाया, शिक्षा के माध्यम से हमारे सामर्थ्य को बढ़ाने का प्रयास किया न केवल, बल्कि एक जो आर्थिक सहायता उस समय आवश्यकता थी उसमें भी कोठारी संस्थान का बहुत बड़ा योगदान रहा। मैंने अपना पूरा ग्रेजुएशन यहाँ पर स्कॉलरशिप पर किया, मुझे कोठारी संस्थान के द्वारा स्कॉलरशिप प्रदान की गई, और यहीं से मेरी योग की जो जर्नी है उसको एक आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। मैम, आपने बीबीए किया यहाँ से, कौन से सन में किया था मैम? 2008 में मेरी डिग्री जो थी, 2008 से 2011 तक आपने बीबीए किया। मैम, बीबीए जो होता है एक कॉर्पोरेट सेक्टर से रिलेटेड रहता है। हाँ जी, पर आपने बिल्कुल अपनी ट्रैक ही चेंज कर दिया। है ना कि आप उससे बिल्कुल जीवन विज्ञान में आ गई। तो ऐसा आपको क्या लगा कि यहाँ आना चाहिए, और उसमें आने के लिए आपको कोठारी सर ने भी बहुत, सुरेश कोठारी सर ने मोटिवेट किया,
स्वर्गीय श्री आत्माराम तिवारी सर ने भी मोटिवेट किया, जी तो उनकी क्या इसमें भूमिका रही? प्लीज आप जी हमारे जी दर्शकों को बताइए। ऐसा लगता है कि मैंने अपना ट्रैक चेंज कर दिया, परंतु वास्तव में ये ट्रैक चेंज नहीं हुआ, क्योंकि कोठारी कॉलेज एक ऐसा संस्थान है, निश्चित रूप से बीबीए जो एक डिग्री है ये कारपोरेट सेक्टर की डिग्री है, लेकिन अपने स्कूल के समय से ही मुझे जीवन विज्ञान, योग आदि से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। और यहाँ आने के पश्चात वो जो मेरी रूटीन या वो कंसिस्टेंसी थी वो लगातार यहाँ पर बनी रही, क्योंकि मैंने जो आपको बताया कि हमारा संस्थान केवल शिक्षा या बौद्धिक विकास तक सीमित नहीं है। कॉलेज में भी निरंतर यहाँ पर जीवन विज्ञान के उपक्रम चलते रहते हैं। आदरणीय सुरेश कोठारी सर के माध्यम से अक्सर ऐसे वर्कशॉप, सेमिनार्स, बल्कि जीवन विज्ञान और योग से मैं कभी नाता मेरा टूटा ही नहीं। बीबीए करते हुए भी यहाँ पर जीवन विज्ञान, योग आदि के उपक्रम से लगातार जुड़ने का अवसर प्राप्त होता रहा। इसलिए योग, जीवन विज्ञान ये जीवन से कभी दूर हुआ ही नहीं। और ग्रेजुएशन के बाद इसी में फिर आगे मास्टर डिग्री, पीएचडी, नेट सेट आदि करने का अवसर प्राप्त हुआ। और बल्कि संस्थान में रहते हुए भी मुझे योगासन प्रतियोगिताओं में भी भाग लेने का अवसर प्राप्त होता रहा। संस्थान की ओर से कभी किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं था। संस्थान पूरे खुशी के साथ और पूरे सहयोग के साथ जो भी नेशनल, इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स होती थी, वहां पर जाने के लिए संस्थान की ओर से पूरा सहयोग प्राप्त होता था। इसलिए योग से टूटने का कभी अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि जो कोठारी कॉलेज है वो इंटीग्रेटेड कॉलेज जी, है? बिल्कुल इंटीग्रेटेड है। यहाँ मतलब बीबीए आप कर रहे हैं, मतलब आप योग, जीवन विज्ञान इन सारी बातों से छूट जाते हैं? बिल्कुल नहीं है। आपकी डिग्री के साथ साथ एक मानव जीवन को उन्नत बनाने के लिए जो जो बातें आवश्यक है, उन सारी बातों का समावेश यहाँ पर शिक्षा के साथ करने का पूरा प्रयास किया जाता है। एक इंटीग्रेटेड पैटर्न को पूरा फॉलो करने का प्रयास किया जाता है। और उसमें विशेष रूप से हमारे कोठारी संस्थान के सीएमडी आदरणीय श्री सुरेश कोठारी सर विशेष रूप से इंटरेस्ट लेते हैं कि विद्यार्थियों के लिए कुछ न कुछ इस प्रकार की क्रियाएं, विधियां होती रहें। एक्सपर्ट लेक्चर्स आदि भी आयोजित किए जाते थे। बहुत सारे ऐसे प्रकल्प चलते थे जिनसे शिक्षा के साथ साथ जो हमारा एक ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, उन सारी चीजों के लिए हमें अवसर प्राप्त होता रहा। बिल्कुल मैम, ये तो हमारे कॉलेज में होता ही है। जी जी मैम, टाइम टू टाइम हम लोग मतलब बच्चों का भी योग और ये सारी चीजें करवाते ही हैं। मैम, ये भी एक क्वेश्चन था कि बच्चों में आजकल स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया है। मतलब अभी देखिए ना, बोर्ड एग्जाम्स आ ही रही हैं जी, बच्चों को 98-99% लाना ही है। उसके साथ साथ उनके पेरेंट्स का भी इतना ज्यादा प्रेशर रहता है। बिल्कुल, इतना प्रेशर रहेगा कि नहीं, आपको तो इतने परसेंटेज लाना ही है। बिल्कुल। तो आपको ये ऐसी टिप्स दीजिए मैम कि बच्चे मतलब स्ट्रेस फ्री भी हो जाएं, उनके परसेंटेज भी बन जाए, उनके पेरेंट्स भी खुश हो जाएं, जी। और उनको लाइफ में सक्सेस भी मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही एक अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये जो योग और जीवन विज्ञान है, चूंकि मैं स्कूल समय से इन बातों से जुड़ गई और इनके अभ्यास भी किए, इसलिए मैंने ये महसूस किया, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि व्यक्ति को शारीरिक रूप से विकसित करने में, शारीरिक रूप से स्वस्थ करने में, उसके साथ साथ व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ करने में, बौद्धिक रूप से उन्नत करने में इन क्रियाओं का बहुत बड़ा योगदान है। और जैसा कि आपने पूछा कि आजकल विद्यार्थियों के जीवन में तनाव का स्तर बहुत बढ़ गया है, और तनाव का स्तर तो बढ़ा ही है, साथ ही साथ शारीरिक स्तर पर भी विद्यार्थी अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। और मैं यदि तनाव की बात करूं तो वैसे तनाव के कुछ सकारात्मक परिणाम भी होते हैं। यदि वह सकारात्मक दिशा में कार्यों को समय से संपन्न करने में लगाया जाए तो उसका एक सकारात्मक पक्ष है, लेकिन उसका जो नकारात्मक पक्ष है, यदि तनाव लंबे समय तक बना रहता है तो यह एक गंभीर रूप धारण कर सकता है। शारीरिक स्तर पर भी अनेक बीमारियों का कारण हो सकता है। विद्यार्थियों को मानसिक रूप से, मेंटल लेवल पर मैं यदि बात करूं तो स्ट्रेस, एंजाइटी का सबसे बड़ा कारण है। और यदि मैं इमोशनल लेवल पर बात करूं तो स्ट्रेस के कारण ही बच्चे के अंदर फियर जैसी भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। और इन सारी बातों के लिए कोई दवाई नहीं दी जा सकती बच्चे को। हमें विद्यार्थी को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से इतना स्ट्रॉन्ग बनाने की आवश्यकता है, सशक्त बनाने की आवश्यकता है कि विद्यार्थी नकारात्मकता से, तनाव को ऊपर करके, तनाव से ऊपर आकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और उसके लिए ये जो योग और जीवन विज्ञान में छोटी छोटी क्रियाएं हैं, ये बड़ी मददगार रही हैं, मेरे लिए भी रही हैं
और न केवल ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, बल्कि अनेकों प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्च के माध्यम से भी यह साबित हो चुका है कि यह जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं, यह विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों की एकाग्रता के लिए, विद्यार्थियों को भावनात्मक रूप से सक्षम बनाने के लिए, विद्यार्थियों को मानसिक रूप से एकाग्र बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो यदि मैं बात करूं छोटी छोटी क्रियाओं की, तो महाप्राण ध्वनि एक बड़ी सशक्त क्रिया है जो विद्यार्थियों को मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाती है। उस महाप्राण ध्वनि के बारे में हम, उसका एक प्रयोग है और जिसको मैं चाहें तो आप अभी दिखा सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल तो मैम, महाप्राण ध्वनि एक ऐसी क्रिया है जिसमें आपको सबसे पहले अपने शरीर को स्थिर और एकाग्र करके बैठ जाना है। इसके पश्चात आप किसी भी आसन का चुनाव कर सकते हैं। यदि आपको कोई आसन नहीं पता तो आप सामान्य रूप से जमीन पर सुखासन, या जिसको आप सामान्य भाषा में आलती पालती मारकर कहना बोलते हैं, तो आलती पालती मारकर के आप सामान्य रूप से कमर और गर्दन सीधी रख करके बैठ जाइए। मैम थोड़ा सा आप यहीं पर बता सकती हैं क्या? हाँ जी 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 जी। देखिए, आसन आप सामान्य रूप से जहां पर आप बैठे हैं, आपकी जो पोजीशन है आपको उसका ध्यान रखना है कि आपकी कमर और गर्दन सीधी रहे और दोनों हाथों को आप इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा होती है। ज्ञान मुद्रा, ज्ञान रिप्रेजेंट्स आवर नॉलेज एंड दिस थंब इज एक्चुअली द पॉइंट ऑफ नॉलेज, द सेंटर ऑफ नॉलेज। तो ये आपका जो थंब है, इसको आपको अपनी तर्जनी, प्रथम उंगली से आपको दबाना है। शेष आपकी तीनों उंगलियां सीधी रहेंगी और आपको इस प्रकार से घुटनों पर रख लें। इस तरीके से? जी बिल्कुल ऐसे जी, देन ऐसे जी। और कमर और गर्दन को आप सीधी रखें। इसके बाद आप दोनों आंखों को सहजता से बंद कर लें। ध्यान रखें, मैंने सहजता वर्ड यूज किया है क्योंकि चेहरे पर किसी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। अब इस स्थिति में आने के पश्चात आप सर्वप्रथम अपनी श्वासों की प्रेक्षा करें। श्वासों की प्रेक्षा करें मतलब आप अपनी श्वासों को ऑब्जर्व करें और लंबी गहरी श्वासें लें और लंबी गहरी श्वासें छोड़ें। अब इस महाप्राण ध्वनि की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। आपको धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास भरना है और इसके पश्चात आपको जिस प्रकार से भंवरे की ध्वनि होती है, उस प्रकार से भंवरे की ध्वनि या साउंड प्रोड्यूस करते हुए आपको श्वास छोड़ना है। जब आप भंवरे की ध्वनि का गुंजन करेंगे तो आपका पूरा ध्यान अपने कंठ क्षेत्र में आप अपना पूरा ध्यान रखेंगे। इसको स्वर यंत्र या स्वर तंत्र भी बोलते हैं। वहां पर आप अपना पूरा ध्यान रखेंगे और इस ध्वनि के वाइब्रेशंस को आपको महसूस करना है। अंत में 2 सेकंड तक आप महाप्राण ध्वनि के जो वाइब्रेशन है उनको अंत में आप अपने ललाट क्षेत्र में महसूस करेंगे। तो एक बार आप स्वयं यहाँ पर मैं आपके सामने कर रही हूँ ताकि आप और अच्छे तरीके से इसको समझ पाएं। देखिए, पहले श्वास भरी, ये मैंने आपके सामने प्रतीकात्मक रूप से एक बार इसका अभ्यास किया। आप स्वयं जब इसका अभ्यास करें तो आप कम से कम 5 से 7 बार इसका अभ्यास करें। आप इसको अधिक से अधिक 21 बार तक भी अभ्यास कर सकते हैं। आप अभ्यास करने के पश्चात दोनों हथेलियों का घर्षण करें। इसके पश्चात दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर ले जाएं और आंखों को हथेलियों के अंदर खोले बंद करें और चेहरे की मालिश करते हुए हाथ नीचे ले आएं और धीरे से आंखों को खोलते हुए नीचे से देखते हुए धीरे धीरे सामने की ओर आएं। तो इस प्रकार से ये महाप्राण ध्वनि का अभ्यास है। ये प्रतीकात्मक रूप से यहाँ केवल एक बार किया गया, लेकिन इसके अभ्यास को विद्यार्थी जितना ज्यादा करेंगे। कितने बार करना चाहिए मैम? फिर भी मैक्सिमम मिनिमम 5 to 7 आप कीजिए और मैक्सिमम आप इसको 21 टाइम्स तक भी कर सकते हैं। और ये जो अभ्यास है ये विद्यार्थियों के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिससे विद्यार्थी का मस्तिष्क शांत रहता है, एकाग्र होता है, चंचलता कम होती है और विद्यार्थी का मानसिक और बौद्धिक विकास भी होता है। एंजाइटी और एग्जाम फियर की टिप्स दिया, तो आपको लगता है इन चीजों से बच्चे
इन एग्जाम फियर से फ्री हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल, ये जो क्रियाएं मैंने आपको बताई, दीज आर वेरी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स एक्चुअली। और हमारे बॉडी का जो ऑटो इम्यून सिस्टम है ये या वर्क कैसे करता है मैम? जी जी जी, हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इन दोनों की प्रक्रिया को समझना आवश्यक है। जब भी हम फियर में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और जब भी हम ध्यान, ध्वनि, प्राणायाम, इन सारी क्रियाओं को करते हैं, तो इनसे हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और ये बैलेंस लाने का कार्य करता है, जिससे विद्यार्थी मानसिक रूप से शांत होता है, उसकी चंचलता कम हो जाती है, उसकी एकाग्रता बढ़ने लगती है। और इस प्रकार से ये क्रियाएं विद्यार्थी को वैज्ञानिक रूप से उसके जीवन में परिवर्तन लाने में सक्षम है। जी मैम, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि आजकल बच्चे सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। छोटे छोटे बच्चों का इंस्टाग्राम में जी 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 मतलब इतना ज्यादा रील्स देख रहे हैं वो, जी, जी। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जी कि वो मतलब अपने फैमिली में भी टाइम नहीं दे रहे हैं, पढ़ाई में भी टाइम नहीं दे रहे। और रात को जब सोएंगे तो बोलेंगे अरे आज अब नेक्स्ट डे का याद आ जाता है कि मम्मा वो वर्क करना है, ये वर्क करना है, फिर रात को बैठ के वो वर्क करेंगे। जी जी तो बच्चों का मतलब ये है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो खत्म होते जा रहा है। और अगर क्वेश्चन आ रहा है तो फटाफट वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं गूगल से, या बहुत सारे एआई के वो हैं, तो उसमें पूछ लेते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जी जी तो अपन ऐसा कोई सी टिप्स बताइए मैम कि जी। बच्चे खुद को नियंत्रित कर सकें। जी 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 देखिए, यदि मैं बात करूं टेक्नोलॉजी की, तो हर प्रयोग के पीछे, हर तकनीक के कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं और कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। टेक्नोलॉजी की यदि हम बात करें तो उसके साथ सकारात्मक बातें भी जुड़ी हैं, लेकिन यदि हम जरूरत से ज्यादा उसका उपयोग करते हैं, जैसे हमारे यहाँ कहावत भी है, अति सर्वत्र वर्जयेत्। तो यदि टेक्नोलॉजी का जरूरत से ज्यादा उपयोग यदि हम करने लगे, या यूं कहें कि हम जब उसकी अति होने लगे, तो वह विद्यार्थियों के लिए खतरनाक है। और मैंने कई बार देखा है, जैसा कि आपने कहा भी, कि विद्यार्थी कई बार सोचते हैं कि हम अपना समय इन चीजों में बर्बाद नहीं करेंगे, लेकिन वंस दे टेक अप द मोबाइल, एक बार मोबाइल लिया, सोशल मीडिया पे रील्स देख रहे हैं, या जो भी उनके अलग अलग हैंडल्स हैं, उनको हैंडल करते हुए उसमें उनका घंटों का समय चला जाता है, उनको पता ही नहीं चलता और उसके कितना बाद टाइम उनको एक निकल गिल्ट गया। फील होता है। तो इसमें मैंने देखा है कि विद्यार्थियों की संकल्प शक्ति जो है, या मैं यूं बात कहूं कि स्व पर नियंत्रण खत्म होता जा रहा है। तो स्व पर नियंत्रण या सेल्फ कंट्रोल खत्म होता जाना, या एक संकल्प शक्ति का अभाव, ये भी होता जा रहा है। कि मान लीजिए विद्यार्थी संकल्प तो ले लेता है, या माता पिता जब कहते हैं कि आपने समय बर्बाद किया, तो वो सोचता है कि नहीं, कल से नहीं करूंगा। लेकिन कल जब वो मोबाइल सामने आता है, वो फिर से उसको पिकअप करता है, अगेन वो बहुत सारा समय उसमें बर्बाद करता है, और फिर रात को उसको एक गिल्ट रियलाइज होता है कि आई वेस्टेड माय टाइम। तो यहाँ पर ऐसा पाया गया है कि विद्यार्थियों की जो संकल्प शक्ति है वो खत्म होती जा रही है। और उस संकल्प शक्ति के खत्म होने का सबसे बड़ा कारण है कि विद्यार्थी का स्वयं पर नियंत्रण जो है, एक आत्म नियंत्रण जो है, वो खोता जा रहा है। और आत्म नियंत्रण को हम किसी दवा से डेवलप नहीं कर सकते हैं। आत्म नियंत्रण को हम क्रियाओं के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, हार्मोनल बैलेंस के माध्यम से डेवलप कर सकते हैं। अच्छा। तो उसके लिए बहुत छोटी, जैसे मैंने आपको यहाँ पर अभी स्मृति के लिए, अच्छी मेमोरी के लिए महाप्राण ध्वनि जैसी क्रिया बताई, तो वह यहाँ पर प्रभावी है। उसके साथ साथ हमारी कुछ क्रियाएं हैं, जैसे दीर्घ श्वास प्रेक्षा। दीर्घ श्वास प्रेक्षा, या जिसको मैं बात कहूँ डीप ब्रीदिंग, लॉन्ग डीप ब्रीदिंग्स, उन पर साक्षात्कार करना, कंटेम्पलेशन। और इसके साथ साथ प्रेक्षा ध्यान एक ध्यान की पद्धति है। बच्चों को हम ध्यान बहुत, क्योंकि बच्चों को लंबे समय तक इन क्रियाओं में बैठाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हम उसके छोटे छोटे भाग करके, दीर्घ श्वास प्रेक्षा है, और क्रोध शमन प्रेक्षा है, स्मृति विकास प्रेक्षा है, इसके साथ साथ छोटे छोटे प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, और भी बहुत सारे खैर प्राणायाम है। लेकिन विद्यार्थियों को हम सामान्य से नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम कराएं, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी प्राणायाम करवाएं, और साथ साथ उनको आसनों का भी अभ्यास करवाएं। जीवन विज्ञान में बहुत बेसिक 4 आसन दिए गए हैं: समपादासन, ताड़ासन, कोणासन और पादहस्तासन। यदि हम अपने विद्यार्थियों को कुछ नहीं करवा सकते हैं, तो हम सामान्य से ये 4 आसन करवा दें बच्चे को, महाप्राण ध्वनि की क्रिया करवाएं, डीप ब्रीदिंग करवाएं, जिसको मैंने दीर्घ श्वास प्रेक्षा कहा, कायोत्सर्ग कराएं, अपने शरीर पर धीरे धीरे विद्यार्थी का नियंत्रण उसको डेवलप करना सिखाएं, प्रेक्षा ध्यान करवाएं।
तो ये सारी क्रियाएं ऐसी क्रियाएं हैं जिसके माध्यम से विद्यार्थी का सेल्फ पर धीरे धीरे कंट्रोल डेवलप होना शुरू हो जाता है। और न केवल विद्यार्थी पर, ये चैलेंज मुझे लगता है आज के समय में कॉलेज जाने वाला युवा और वर्किंग प्रोफेशनल्स भी इस चैलेंज को कहीं ना कहीं फेस करते हैं, हाउसवाइफ भी फेस करते हैं। समाज के हर वर्ग और हर घटक को इसकी आवश्यकता है आज के समय में। तो इन क्रियाओं के माध्यम से निश्चित रूप से हम अपने विद्यार्थियों की इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। मैम, आपने जैसे अभी बताया ये 4 क्रियाओं के बारे में, तो ये जो 4 आसान क्रियाएं हैं, क्या ये क्लासरूम में हो सकती हैं? बिल्कुल, ये जीवन विज्ञान की एक बहुत अच्छी ब्यूटी है कि जीवन विज्ञान का एक बड़ा अच्छा प्रकल्प है प्रार्थना सभा में जीवन विज्ञान। और प्रार्थना सभा में जीवन विज्ञान का एक बड़ा अच्छा मॉड्यूल डेवलप किया गया है, जिसमें स्कूल लेवल पर भी जो हमारी एवरीडे असेंबली होती है, स्कूल की असेंबली, उसमें ही मात्र 10 मिनट का समय निकाल करके, 15 मिनट का समय निकाल करके जीवन विज्ञान की इन क्रियाओं को प्रार्थना सभा में, प्रेयर की असेंबली में ही जोड़ा जा सकता है। और ये चारों आसन खड़े होकर के हम अभ्यास कर सकते हैं। महाप्राण ध्वनि का अभ्यास बैठकर भी हो सकता है, खड़े होकर के भी हो सकता है। संकल्प शक्ति के कुछ प्रयोग हैं, वो खड़े होकर भी किए जा सकते हैं। तो इन क्रियाओं को यदि हम प्रार्थना सभा में जीवन विज्ञान, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, मॉड्यूल है, इसको निश्चित रूप से हम स्कूल की प्रेयर असेंबली में जोड़ करके विद्यार्थियों में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। चलिए मैम, मैं कुछ ट्रैक थोड़ा सा क्वेश्चंस के चेंज करती हूँ। आपने पीएचडी किया है, नेट भी क्वालिफाई किया है, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स की आइडियल भी हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स को प्लीज मैम आप कुछ ऐसी टिप्स दीजिए, क्योंकि वो आप जैसा बनना भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप जैसे प्रोफेसर वो बने। तो मैम आप कुछ ऐसी टिप्स दीजिए कि वो लाइफ में सक्सेस हो, नेट क्वालिफाई कर सके। प्लीज हमारे स्टूडेंट्स को आप ऐसी टिप्स दीजिए। विद्यार्थियों के लिए मैं निश्चित रूप से जो विद्यार्थी नेट सेट आदि की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैंने ये पाया है कि कॉलेज का समय वो समय होता है जहां पर विद्यार्थी स्कूल से निकल करके जब कॉलेज में पहुंचता है, तो उसके साथ एक मानसिक रूप से एक विचार पैदा हो जाता है कि अब मैं फ्री हूँ, अब मैं स्वतंत्र हूँ, अब मैं ज्यादा सो सकता हूँ, अब मैं चाहूँ तो कॉलेज जाऊं, चाहूँ तो कॉलेज ना जाऊं, अब मैं होमवर्क करूं या ना करूं, मुझे कोई टोक नहीं सकता, कोई टोकने वाला नहीं। एक सामान्य सी प्रवृत्ति जो है ये कॉलेज लेवल पर आते साथ विद्यार्थी के मन में आ जाती है, और यही से गोल से बच्चा दूर होना शुरू हो जाता है। तो यदि मैं, चूंकि नेट सेट के लिए मैं विशेष रूप से कॉलेज लेवल के विद्यार्थियों से यहाँ पर बात कर रही हूँ, तो मैं विद्यार्थियों को यही बात कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप अपनी दिनचर्या के मामले में व्यवस्थित बने। दिनचर्या में आपका सोने का समय, आपके उठने का समय, आपके भोजन का समय, ये तीनों बातें एकदम निर्धारित होना चाहिए। सामान्य रूप से स्कूल लेवल पर जो हम पोयम पढ़ते थे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये पोयम केवल रटने के लिए या एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, ये जीवन में उतारने के लिए है। हम सूर्योदय के समय उठना, हालांकि विद्यार्थी समय ऐसा है, हमें सूर्योदय से पूर्व उठने का नियम बनाना चाहिए। तो सूर्योदय के पूर्व उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे। उस समय नहीं भी उठ सकते तो कम से कम सूर्योदय, सूर्य के साथ तो उठे। सूर्योदय होने के बाद भी घंटों तक जो बच्चा सोता है, वह अपने शरीर को, अपने तेज को क्षीण कर लेता है और आने वाले समय में बीमारियों से भी ग्रसित होने लगता है। पर आजकल तो बच्चे जो है रील्स में ही सूर्योदय के साथ सोते हैं। जी 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 जी। इसीलिए हमें विद्यार्थियों को एक सकारात्मक दिशा दिखाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि जो हमारा संस्थान है कोठारी कॉलेज, हमारे इन संस्थानों के माध्यम से जो योग, जीवन विज्ञान आदि को प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि मैं खुद कॉलेज की विद्यार्थी रही और मुझे याद है, चूंकि मुझे कभी वो मौका ही नहीं मिला, क्योंकि लगातार यहाँ से जो बातें सीखने को मिलती रही, तो उनसे हमेशा ये मन में बात बनी रही कि सुबह उठना है, योगासन करना है, प्राणायाम करना है, क्रियाएं करना है। तो हमारे साथ वो समय कभी नहीं आया। तो ऐसे जो संस्थान हैं, वह निश्चित रूप से विद्यार्थियों के जीवन में एक दिशा देने का कार्य करते हैं कि आपकी सामान्य पढ़ाई के साथ साथ, आपके सामान्य जो भी आपका विषय आदि है, डिग्री आदि है, उसके साथ साथ आपका एक अच्छा जीवन, अच्छा मानव बनना, वह भी आपके जीवन का उद्देश्य है। तो विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी जीवनचर्या, दिनचर्या होना, जिसमें उनका उठने का समय, सोने का समय, खाने का समय, ये सभी बातें निर्धारित होना चाहिए। आप खाने में क्या क्या खाते हैं वह भी,
क्योंकि आज हम कल हम देख रहे हैं जिस प्रकार का भोजन हमारे बच्चों को पसंद आता है या जो उनकी पसंद बनता जा रहा है या बनाया जा रहा है, वह कहीं ना कहीं उन्हें बड़े बड़े रोगों की तरफ ढकेल रहा है। तो संस्थानों के माध्यम से विद्यार्थियों को इस प्रकार से अवेयर करना आवश्यक है। दूसरी एक बात होती है कि कई विद्यार्थी अपनी दिनचर्या अच्छी रखते हैं, लेकिन वो कोई भी अच्छा कार्य शुरू करते हैं लेकिन उसको 4 दिन करके छोड़ देते हैं। तो हमने कहावत सुनी है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो जब हम बार अभ्यास करेंगे तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरा मेरा विद्यार्थियों के लिए ये संदेश है कि विद्यार्थी जो भी संकल्प लें उसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करें। यदि आप नेट सेट की तैयारी करना चाहते हैं, आपने अपने अध्ययन का, अपनी सेल्फ स्टडी का एक समय निश्चित किया, अब उस स्टडी के लिए आप पर्टिकुलर रहिए कि ठीक है आपने सुबह 8 से 10 पढ़ने का समय रखा है, तो एवरी डे 8 to 10 यू हैव टू सिट फॉर दैट स्टडी। ये नहीं होना चाहिए कि आपने 4 दिन पढ़ाई की, फिर 5वें दिन आप सोते रह गए, छठे दिन आप मित्रों के साथ बाहर चले गए। तो कंसिस्टेंसी इज वेरी मच रिक्वायर्ड। बिना कंसिस्टेंसी के कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, और मान लीजिए मिल भी गई तो टिकेगी नहीं, स्थायी नहीं होती है। इसलिए कंसिस्टेंसी सबसे पहले एक आप सद संकल्प लें, अच्छा संकल्प ग्रहण करें, संकल्प की पूर्ति के लिए आप कंसिस्टेंट रहें, आप पुरुषार्थ करें मतलब कार्य करें। संकल्प केवल ले लेने मात्र से या सोचने मात्र से पूरा नहीं होता, आपको कार्य भी करना पड़ता है। यदि आप केवल अच्छे अच्छे ख्वाब देखें, अच्छे अच्छे सपने देखें, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए कार्य ना करें, तो लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं हो सकता। तो नेट सेट की प्रिपरेशन के लिए ये तो बेसिक नियम जो आपकी लाइफस्टाइल से संबंधित हैं। अब आप जिस भी विषय में नेट सेट करना चाहते हैं, उस विषय का अच्छे से अच्छा मटेरियल, सामग्री आप कलेक्ट करें और आप उसका पूरा अध्ययन करें, तो निश्चित रूप से नेट सेट एक अटेम्प्ट में निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सही जी, चलिए धन्यवाद मैम। मेरी फ्रेंड चेतना कुदालिया के मन में भी कुछ सवाल उठ रहे हैं जी, जो आपसे पूछना चाहेंगे। जी। प्लीज मैम आइए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। अभी तक अल्पा मैडम आपके साथ थी, अब मैं आपके साथ हूँ। मैडम एक क्वेश्चन मेरा बनता है कि लोग कहते हैं डिग्री तो मिल जाएगी, हम भी यही सोचते हैं कि मिल जाएगी, लेकिन क्या नौकरी मिलना उतना इजी है? जी। और बहुत सारी चीजें हैं जो मन में चलती रहती है, जैसे आप भी इंटरव्यू पैनल में बैठती हैं। जी। तो क्या चीज इम्पोर्टेंट है? टॉपर्स होना इम्पोर्टेंट है या कॉन्फिडेंस और एक कैरेक्टर होना इम्पोर्टेंट है? तो आप किसको सिलेक्ट करती हैं, एक टॉपर स्टूडेंट को या कॉन्फिडेंस और अच्छे कैरेक्टर वाले स्टूडेंट को? जी। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि यदि मैं बात करूं डिग्री की और नौकरी की, तो डिग्री लेने का कार्य जो है वह जब आप अपना अध्ययन करते हैं, आप एग्जाम पास कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप डिग्री के लायक हो जाते हैं। लेकिन यदि मैं सामाजिक सिनेरियो की बात करूं या एक इंडस्ट्रियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो डिग्री के साथ साथ एक बहुत आवश्यक तत्व है स्किल होना। और जिसकी बात मुझे लगता है कि हमारे संस्थान में हमेशा होती आई है कि हमारे विद्यार्थी डिग्री होल्डर के होने के साथ साथ स्किलफुल बने, क्योंकि जो व्यक्ति आपको जॉब के लिए हायर करता है वो एक्चुअली आपकी स्किल को प्रेफरेंस करता है। तो डिग्री निश्चित रूप से आवश्यक है, लेकिन डिग्री के साथ साथ हम अपनी स्किल्स को भी बढ़ाएं, और स्किल के साथ साथ कैरेक्टर का होना भी बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। और जो हम जीवन विज्ञान के माध्यम से हमेशा बात करते आए हैं कि शिक्षा का उद्देश्य मात्र बौद्धिक रूप से सक्षम व्यक्तित्व गढ़ना नहीं होना चाहिए, बल्कि शिक्षा के माध्यम से एक सर्वांगीण रूप से विकसित व्यक्तित्व तैयार होना चाहिए। यह शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो व्यक्ति शिक्षित होने के बाद निश्चित रूप से डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या जिस भी दिशा में वो जाना चाहता है वो बने, पर उसके साथ साथ वो एक अच्छा इंसान भी बने। और यह भी शिक्षा का एक मूल तत्व है, जिसको मुझे लगता है जीवन विज्ञान के माध्यम से हमारे संस्थान में, कोठारी कॉलेज में इस बात को निश्चित रूप से लागू किया गया है। नहीं मैम, है ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे जो सीएमडी सर हैं, जी, सुरेश कोठारी सर, वो तो यही बोलते हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग देन नेशन बिल्डिंग। बिल्कुल। तो वो दोनों चीजें साथ साथ चलती है। कैरेक्टर अच्छा होगा तो ही एक नेशन अच्छा बनेगा। बिल्कुल वही बात है। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आप भी जानते हैं एनईपी 2020 लागू हो चुकी है। नरेंद्र मोदी जी ने इसे इंट्रोड्यूस भी किया है। तो एनईपी 2020 में अभी फिर सिनेरियो चेंज हो गया है। योगा भी है और साथ में इंडियन नॉलेज सिस्टम भी है। तो योगा और इंडियन नॉलेज सिस्टम को साथ में लेकर स्टूडेंट कैसे ग्रो करे,
कैसे आगे बढ़े, बिल्कुल। आप कैसे सहयोग कर सकते हैं और कोठारी कॉलेज इसमें कैसे सहभागी जी, बन जी, सकता है, इसके बारे में कुछ बताइए। जी, निश्चित रूप से ये जो हमारी नई शिक्षा पद्धति या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो लॉन्च की गई है, इम्प्लीमेंट की गई है, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास के विषय को प्रमुखता से रखा गया है। तभी यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात की गई है, और उसी के चलते आप देखेंगे कि योग या योग IKS योग भी उसका एक पार्ट है, क्योंकि योग भी हमारे भारत की प्राचीन समृद्ध परंपरा से निकला हुआ विषय है जो आज पूरे विश्व में पहुंचा है। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम के माध्यम से एक प्रकार से यह कार्य किया जा रहा है कि व्यक्ति, जो हमारे विद्यार्थी हैं, वो केवल और केवल बौद्धिक दृष्टि से संपन्न ना बने, बल्कि उनके जीवन में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन के माध्यम से अलग अलग विषयों का उनके जीवन में समावेश हो। एक व्यक्ति जो शास्त्र पढ़ता है वह विज्ञान की ओर नहीं मुड़ सकता, या एक व्यक्ति जो विज्ञान पढ़ता है वो शास्त्रों को नहीं पढ़ सकता। ऐसा नहीं हो है, अब ऐसा नहीं है। कभी एक समय था जब ये सिनेरियो हुआ करता था कि जो विज्ञान पढ़ेगा वो शास्त्र नहीं पढ़ सकता, या जो शास्त्र पढ़ेगा वो विज्ञान नहीं पढ़ेगा। लेकिन अब ये नई एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से एक शिक्षा समन्वित दृष्टिकोण की बात हो रही है। और जहां तक बात रही हमारे संस्थान की, कोठारी कॉलेज की, तो हमने तो, मुझे लगता है कि बहुत पहले से इस दृष्टिकोण का अपने एजुकेशन सिस्टम में चरितार्थ करने का प्रयास किया है, और जीवन विज्ञान उसका एक उदाहरण है जहां हमने इन सभी बातों को अपनी शिक्षा पद्धति से जोड़ने का कार्य किया है। भले ही हमारे करिकुलम का पार्ट नहीं थी, क्योंकि मैं स्वयं यहाँ की विद्यार्थी रही हूँ, तो भले हमारे करिकुलम में वो बुक नहीं थी, लेकिन हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के माध्यम से हमें इन सारी चीजों का परिचय हमेशा मिलता रहा, और उसी का प्रभाव है कि आज हमारे जीवन में योग, जीवन विज्ञान और ये सारी अच्छी बातें आज हमारे जीवन में हैं। और मुझे लगता है इसीलिए आज ये समय भी आ सका कि मुझे मेरे जैसे अन्य विद्यार्थियों के मध्य इस विषय को रखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल मैम, और जाते जाते आपसे यही गुजारिश है कि आप ये बताइए कि कैसे कोठारी कॉलेज जी, और आप जैसा अगर गाइडेंस मिले जी, तो कोठारी कॉलेज कैसे स्टूडेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म बन सकता है, कैसे स्टूडेंट अपने सपने को साकार कर सकते हैं। जी। तो एक आखिरी टिप्स और बता दीजिए मैम। जी। वैसे संस्थान के विषय में तो मैं क्या कहूँ, क्योंकि मैं स्वयं यहाँ की विद्यार्थी रही हूँ, और यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ जिस प्रकार से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के माध्यम से, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो, चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, लैंग्वेज एंड अदर स्किल्स की बात कहूँ, तो यहाँ पर नॉर्मल रूप से जो हमारे UG PG प्रोग्राम्स चलते हैं उनके साथ साथ ऑलरेडी इन सारी बातों का समावेश है। तो मुझे लगता है कि जो भी विद्यार्थी एक सर्वांगीण व्यक्तित्व या सर्वांगीण रूप से विकसित व्यक्तित्व का सपना देखते हैं, तो उनके लिए हमारा संस्थान एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर मॉडर्न शिक्षा के साथ साथ, आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जो हमारे प्राचीन वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, उन सभी का एक बड़ा सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। तो जो भी विद्यार्थी अपने जीवन को उन्नत देखना चाहते हैं, एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हैं, शिक्षा के साथ साथ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, इन सारी बातों पर अपनी कमांड हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए संस्थान एक बहुत बेहतर ऑप्शन है। जी, धन्यवाद मैम। जैसा कि आप सभी ने देखा कि जीवन विज्ञान का जीता जागता उदाहरण है डॉक्टर आरती पाल, आज हमारे बीच में आई, अपना अमूल्य समय दिया, और उसके लिए मैं इनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। कोठारी महाविद्यालय, कोठारी परिवार सदा इनका आभारी रहेगा। तो आप सभी भी जीवन विज्ञान को अपनाएं, अपने जीवन को और भी ज्यादा सुंदर बनाएं और आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत।